हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पार्ट 4। देखो, मैंने आपको 3 पार्ट दे दिए हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें आपको सारे पार्ट्स की लिंक मैंने दिए हुए हैं। पार्ट 1 का मिल जाएगा, पार्ट 2 का मिल जाएगा, पार्ट 3 का मिल जाएगा और ये पार्ट 4 है। ठीक है, इतनी बात। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे आपको सारे कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात। देखो, जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था, कैसे हम जनरेट करते हैं, क्या होते हैं बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, पिरिडिन क्या होता है, थायोफिन क्या होते हैं, फ्यूरेंस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको रेजोनेंस इनकी सबकी मैंने आपको करवाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने ये बताया। जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था पिरिडिन के बारे में, मेथड ऑफ सिंथेसिस पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, अदर रिएक्शंस उसमें पढ़ी है, एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा है, बेसिक कैरेक्टर, वो सारी चीजें हमने सेकंड पार्ट में पढ़ी है। थर्ड जो पार्ट था उसमें मैंने आपको फ्यूरेंस के बारे में बताया। यही सब चीजें जो मैंने सेकंड पार्ट में करवाई है वो सब चीजें मैंने थर्ड पार्ट में बताई है फ्यूरेंस की। ठीक है, इतनी बात। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थायोफिन्स के बारे में। तो तीनों हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो तक। ठीक है, फोर्थ पार्ट तक हमारा पिरिडिन, फ्यूरेन और थायोफिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब थायोफिन में मैं आपको मेथड ऑफ सिंथेसिस बताऊंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी और अदर रिएक्शंस बताऊंगी। जब ये चारों चीज हमारी हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म और ओरिएंटेशन, ये सब चीजें बताऊंगी। ठीक है, इतनी बात। तो इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है इतनी बात। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती हैं कि मैडम अगर हमें कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो हम कहाँ पे पूछें। तो देखो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप क्या है हमारा, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे आप सर्च करेंगे, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आप सर्च करिएगा @Miss Chemistry 11। ठीक है, मिस केमिस्ट्री 11, स्पेस नहीं है इसमें, @Miss Chemistry 11 है। तो आप ये सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में जाके, वहां पे आपको मिलेगा मिस केमिस्ट्री ग्रुप के नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ अपनी क्वेरी सॉल्व करते हैं। तो अपनी कोई भी क्वेरी हो तो इस ग्रुप में डाल देना, वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा थायोफिन। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके मेथड ऑफ सिंथेसिस। तो मैंने यहाँ पे 3 मेथड ऑफ सिंथेसिस लिखी है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। 4 है वैसे इसके मेथड ऑफ सिंथेसिस, चौथी मैं आपको बाद में कराऊंगी, पहले ये करवा देती हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम थायोफिन बना कैसे सकते हैं, ये सब सीखेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि थायोफिन तो हमने बना लिया यहाँ तक। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सीखते हैं कि थायोफिन तो बन गया, लेकिन इसके जो थायोफिन बना है उसका यूज करके हम आगे क्या क्या रिएक्शंस करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पहला मेथड जो है वो है फ्रॉम सोडियम सुसीनेट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सोडियम सुसीनेट है। अगर इसकी रिएक्शन करवाती हूँ मैं P2S3 के साथ। ठीक है, देखो ये हमारा सोडियम सुसीनेट है, P2S3 के साथ अगर हीटिंग करवाऊं तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, थायोफिन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है हमारा, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या लोगे आप, 2 एसिटिलीन, एक तो ये रहा एक ये रहा। इसकी रिएक्शन करवाओगे H2S के साथ, फिर उसमें डालोगे आप Al2O3 और हीट करोगे। ठीक है, टेम्परेचर दोगे उसके, हमारे पास थायोफिन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। ये था हमारे 2 मेथड। जो तीसरा मेथड है वो है हमारे पास फ्रॉम N-ब्यूटेन। आप क्या लोगे, N-ब्यूटेन लोगे, ये हमारा N-ब्यूटेन है। अगर उसके 4 सल्फर के साथ अगर उसकी रिएक्शन करवाओगे और उसको हीट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, थायोफिन। ठीक है, इतनी बात। ये थे हमारे 3 मेथड। देखो, जो मेथड ऑफ सिंथेसिस होती है इनको ना याद करना पड़ता है, इसका कोई भी मेथड नहीं है कि हम बना कैसे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बनाएंगे कैसे, अगर हमें याद होगा सब चीजें। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को आपको याद ही करनी पड़ेंगी। और जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं तो साथ में डाल लेना। आपने अगर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स ने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो आज देख लेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने देखा है आप क्या करेंगे, आप डालेंगे पार्ट 4 है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का हेडिंग डालेंगे। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे
हमारा थायोफीन है टॉपिक आज का, ये लिखेंगे उसके नीचे, ठीक है। पार्ट 4 डाल देना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, फिर डालोगे थायोफीन। थायोफीन में स्टार्ट करोगे, पहला टॉपिक हमारा मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायोफीन, फिर आप लिखोगे पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड। एक मेथड और है वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। वो करने के बाद उसके बाद हेडिंग डालोगे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिर आगे हम कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो उसके बाद है हमारे पास फोर्थ मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायोफीन। जो हमारे पास फोर्थ है वो क्या है? पैल्कनोड सिंथेसिस। पैल्कनोड सिंथेसिस में क्या है आपके पास? आपको जो सबस्ट्रेट लेना होता है वो कौन है? हेक्सेन 2,5 डाइयून, ठीक है, ये लेना है आपको सबस्ट्रेट। जब इस सबस्ट्रेट की आप रिएक्शन करवाते हो P2S5 के साथ, तो उसकी हीटिंग करते हो तो आपके पास क्या बनता है? 2,5 डाइमिथाइल थायोफीन, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन होती है। ये है हमारे पास पैल्कनोड सिंथेसिस, ठीक है। देखो ये पैल्कनोड सिंथेसिस आपका फ्यूरैन में भी आया है, पेरिडिन में भी आया है और थायोफीन में भी आया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। अगर आप मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायोफीन करके जाते हो एग्जाम में, तो ये वाला तो बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है, पैल्कनोड सिंथेसिस। और साथ में एक और कर लेना, पैल्कनोड सिंथेसिस के साथ एक और कर लेना, अगर पूछते हैं तो एग्जाम में, ठीक है। इतनी बात ये कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज करवाती हूँ। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोफीन। देखो मैंने आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं फ्यूरैन में भी बताई है, पेरिडिन में भी मैंने बताई है, और थर्ड टाइम आपको बता रही हूँ थायोफीन में। केमिकल प्रॉपर्टीज सब में सेम है, चाहे आप फ्यूरैन ले लो, चाहे आप थायोफीन ले लो, चाहे आप पेरिडिन ले लो, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो मैंने आपको काफी सारी रिएक्शंस दी हैं, ये जो रिएक्शंस है वो है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको तीनों में करवा दी, आज मैं थायोफीन में करवा रही हूँ, पहले मैंने पेरिडिन में करवाई है, फिर मैंने फ्यूरैंस में करवाई है आपको, वहां पे भी सेम चीज है। देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है, चाहे नाइट्रेशन ले लो, सल्फोनेशन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, वो आपके पास मेनली सेकंड पोजीशन पे होती है। थर्ड पे भी हो सकती है, लेकिन मेनली कहां पे होती है? सेकंड पोजीशन पे। समझ में आया? अब इसका रीजन क्या है कि सेकंड पोजीशन पे क्यों होती है? देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब में करवाई, फ्यूरैन में करवा दी, पेरिडिन में करा दी, लेकिन स्टूडेंट्स ने आज तक मुझे ये नहीं पूछा कि मैडम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड पोजीशन पे ही क्यों होती है। ये तो आज मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है, इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये तो डाउट ही रहता ना आपके माइंड में, तो इसलिए स्टूडेंट्स आप पूछा करो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज पूछा करो, ठीक है। इतनी बात तो मैं आपको ये दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड पोजीशन पे क्यों होती है, इसका रीजन मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा आगे बताऊंगी वीडियो में। लेकिन आप अभी ये मान के चलिए कि आपको आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड पोजीशन पे होती है। एक बार मान लीजिए, आपको जो रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? थायोफीन लिया है। थायोफीन की हम करेंगे नाइट्रेशन। जो नाइट्रेशन है आपके पास, नाइट्रेशन में आप क्या डालते हो? फ्यूमिंग HNO3, ठीक है, क्या डालोगे? फ्यूमिंग HNO3 डालते हो। जब ये डालोगे तो आपके जो सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट ये सेकंड पोजीशन पे आपकी क्या होती है? नाइट्रेशन। तो हम इसको क्या बोलते हैं? जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया 2-नाइट्रोथायोफीन, ठीक है। अगर आपके पास देखो जो हमारे पास फ्यूरैन करा था, पेरिडिन करा था, उसमें आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क था? फर्क कुछ भी नहीं था। देखो सब में सेम। अगर आप वीडियोस देखोगे ना, मेरी सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देखोगे, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे, उसमें भी सेम चीज है, बस स्ट्रक्चर का फर्क है। अगर आप पेरिडिन ले लोगे तो आपका क्या बन जाएगा? 2-नाइट्रोपेरिडिन बन जाएगा। अगर फ्यूरैन ले लेते हो तो 2-नाइट्रोफ्यूरैन बन जाएगा। बस यहाँ पे थायोफीन है तो यहाँ पे थायोफीन लग गया, ठीक है। अब ये चीज अब याद कैसे रहती है? कभी काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ये चीजें हम याद कैसे करें एग्जाम के लिए? तो देखो याद करने का मेथड यही है कि आप रिलेट करके पढ़ा करो हर चीज को, ठीक है। अब जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हमने थायोफीन की पढ़ी, तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज साथ में फ्यूरैंस की भी खोल के बैठिए और साथ में आप पेरिडिन की भी खोल के बैठिए, ठीक है। और तीनों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तब मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप इसमें नाइट्रेशन करवाई, तो इसमें भी नाइट्रेशन सेम है, उसमें भी नाइट्रेशन सेम है फ्यूरैन में, और पेरिडिन में भी सेम है। फर्क किसका है? बस स्ट्रक्चर का। अगर स्ट्रक्चर का फर्क है तो इस नाम में फर्क होगा, बस। बाकी सेकंड पोजीशन पे मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सेकंड पोजीशन पे होती है, तो सब में सेकंड पोजीशन पे होगी। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो रिलेट करके पढ़ा करो, आराम से चीजें याद भी होती है और समझ में भी आती है, और कॉन्सेप्ट
भी हमारा क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप क्या डालेंगे, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और यहाँ पे क्या लगेगा SO3H, सेकंड पोजीशन पे लग गया और हमारे पास बन गया थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड। अगर यहाँ पे फ्यूरैन होता तो फ्यूरैन 2 सल्फोनिक एसिड, अगर पिरिडीन होता तो पिरिडीन 2 सल्फोनिक एसिड। बस रिलेट हो गया, यानी तीनों चीजें मैंने आपको करवा दी, फ्यूरैन की भी बता दी, इसकी भी बता दी, थायोफिन की और पिरिडीन की भी बता दी। ठीक है, तो रिलेट करके पढ़ो। ऐसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या है, यहाँ पे COCH3 लगेगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-एसिटाइल थायोफिन। ठीक है, उसके बाद है विस्नियर हैक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन आपकी एज अ लूमिंग रिएक्शन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड लगता है, बस ये सेकंड पोजीशन पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड। अगर ये बनता है तो इसका नाम आता है थायोफिन 2 कार्बोक्सिल्डिहाइड। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे मैंने की है मर्क्यूरेशन। तो मर्क्यूरेशन में आप क्या डालते हैं, HgCl2 डालते हैं और साथ में CH3COONA डालते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास CH3COONA है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप मर्क्यूरेशन कर देंगे, HgCl लगा देंगे। अगर HgCl लग गया सेकंड पे तो उसका नाम क्या आएगा, 2-क्लोरो मर्क्यूरी थायोफिन। ठीक है, इतनी बात। तो ये सब होता है, ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो ताकि जो तीनों चीजें हैं वो हमारी कवर हो जाए। ठीक है, आगे मैं और रिएक्शंस आपको करवा देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम करेंगे सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ थायोफिन। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, इनको ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर हम थायोफिन लें, थायोफिन की जो रिएक्शन है अगर हम Cl2 के साथ करवा दें तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एक तो ये 2-क्लोरोथायोफिन, दूसरा 2,5-डाइक्लोरोथायोफिन। ठीक है, 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर थायोफिन की रिएक्शन में Cl2 से ना करवाऊं, अगर Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट तो एक बनता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2-2 Br आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक Br ये रहा, एक Br ये रहा, तो इसका नाम आता है 2,5-डाइब्रोमोथायोफिन। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ थायोफिन की फॉर्मेशन करनी है तो हमें स्पेशल कंडीशंस यहाँ पे लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देके आपको मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया थायोफिन, ये हमने लिया थायोफिन। अगर इसकी रिएक्शन करवा दूं SO2Cl2 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कोई हीटिंग दे दूं। ठीक है, अगर थायोफिन की मैं SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाऊं और यहाँ पे हीटिंग दे दूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 2-क्लोरोथायोफिन। ठीक है, 2-क्लोरोथायोफिन। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस लेनी पड़ती है इसके लिए कि हमारे पास मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ थायोफिन आ जाए। तो वो क्या है, अगर थायोफिन की SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाऊं और इसकी हीटिंग करवा दूं तो हमारे पास एक ही यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आएगा, एक ही प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। समझ में आया इतनी बात, ये इंपॉर्टेंट है चीज। तो इसका नाम आता है हमारे पास 2-क्लोरोथायोफिन। समझ में आया। आगे मैं करवा देती हूँ आपको, इसका हेडिंग डाल लेना ये वाले, सम सैलिएंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ थायोफिन। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये रिएक्शंस लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पार्ट था, ये हमारे पास एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको अलग से लिखना, आगे मैं करवाऊंगी उसको अलग से लिखना, पूरे को एक ही नाम दे देना। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना अपनी नोटबुक में। बता देती हूँ कि फर्स्ट में हमारे पास ये आएगा, ये तीनों रिएक्शन ये फर्स्ट में है। ठीक है, सेकंड में आपको करवा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी थी। अब हेडिंग डालेंगे सेकंड रिएक्शन। जो सेकंड रिएक्शन है आपके पास, इसमें क्या लेना है आपको, थायोफिन लेना है और थायोफिन की रिएक्शन करवाएंगे NBS के साथ। अब NBS की फुल फॉर्म होती है N-ब्रोमोसुसेनिमाइड। ठीक है, N-ब्रोमोसुसेनिमाइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहला है हमारे पास 2-ब्रोमोथायोफिन, एक तो ये मेन प्रोडक्ट आपका ये है और साइड प्रोडक्ट आपका ये है सुसेनिमाइड। ठीक है जी, ये हमारे पास रिएक्शन है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे थर्ड रिएक्शन। देखो जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है उसमें क्या है, मैंने थायोफिन के साथ अटैच किया है एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया थायोफिन 2-कार्बोक्सिल्डिहाइड। ठीक है, थायोफिन 2-कार्बोक्सिल्डिहाइड। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ तो इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो इसमें भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। पहला है थाइनिल
कार्बिनोल, उसके बाद है सोडियम थायोफीन 2 कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ये है। अब सेम चीज अगर मैं इसकी ही रिएक्शन थायोफीन 2 कार्बोक्सिल्डिहाइड की अगर अल्कोहलिक KCN के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं तो इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो है थायोफीन, ठीक है, क्या बनता है, थायोफीन। तो हमारे पास रिएक्शन मैंने पहले आपको करवाई, दूसरी आपकी ये वाली है NBS वाली, इसके बाद तीसरी ये रही, फोर्थ ये रही, ठीक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। इतनी बार जो आपका इसमें रिएक्टेंट है, जो आपका सबस्ट्रेट है, वो दोनों में सेम है, इसमें और इसमें, कैनिजारो और बेंजोइन में, लेकिन आपका NaOH के साथ करवाएंगे तो कैनिजारो बन जाएगा, अल्कोहलिक KCN के साथ करवाएंगे तो बेंजोइन बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात आगे हम कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। अगर हम थायोफीन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ, तो इसको हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बर्च रिडक्शन, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बर्च रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो बनेगा हमारे पास 2,3 डाइहाइड्रोथायोफिन और सेकंड बनेगा 2,5 डाइहाइड्रोथायोफिन, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है बर्च रिडक्शन में। उसके बाद अगर हम थायोफिन की रिएक्शन यहाँ पे जो थायोफिन है, अगर इसकी कैटालिटिक रिडक्शन कर दे, कैटालिटिक रिडक्शन कैसे, अगर उसकी रिएक्शन हम कर दें H2 प्लैटिनम के साथ, और जो प्लैटिनम हम क्या ले रहे हैं, एक्सेस में, ठीक है, अगर एक्सेस में ले ले प्लैटिनम, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी टेट्राहाइड्रोथायोफिन, ठीक है। अगर थायोफिन की रिएक्शन में कर दूं H2 रेने निकल के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी N-ब्यूटेन की, ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, N-ब्यूटेन बनेगा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन है हमारे पास, इसको बोलते हैं डीसल्फ्यूराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीसल्फ्यूराइजेशन, ठीक है। इसके इतनी बात, ये एज अ नेमिंग आपको आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको करवाती हूँ टॉपिक। देखिए अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन। 2 टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे, पायरोल को, फ्यूरान को, थायोफिन और बेंजीन को, इनको कंपेयर करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम ओरिएंटेशन, ठीक है। इतनी बात, तो देखो सबसे पहले क्या है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखो हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हमने सब में पढ़ी है, पायरोल में भी पढ़ी है, फ्यूरान में भी पढ़ी है, थायोफिन में भी पढ़ी है, और बेंजीन रिंग में भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी हुई है, सब में पढ़ी है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि हम इनमें जो कंपेयर करने वाले हैं, हम क्या चीज कंपेयर करने वाले हैं, हम ये चीज कंपेयर करने वाले हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें ज्यादा फास्ट होती है, होती सब में है, लेकिन जो रेट है, ठीक है, जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का, वो किसमें ज्यादा फास्ट है, पायरोल में सबसे ज्यादा है, फ्यूरान में है, थायोफिन में है, या बेंजीन में है। यानी हमें इसका जो ऑर्डर है वो डिसाइड करना है, ठीक है। इतनी बात, ये है हमारा आज का काम मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये सब मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन करवाऊंगी मैं आपको इसके स्ट्रक्चर से। तो पहले हम देखेंगे पायरोल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखो हमारे पास जो पायरोल है, जो पायरोल है वो क्या होता है, इस तरीके का, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन होते हैं और यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर, सॉरी पहले हम जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट करेंगे। जो पहला स्टेप है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हेडिंग डालेंगे आप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप, ठीक है। तो हमारे पास ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एक बॉन्ड बना हुआ है, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है वही कि पायरोल की हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी, फिर फ्यूरान, फिर थायोफिन, फिर बेंजीन, ये स्टेप उतार लीजिए। मैं आपको स्टेप 2 करवा देती हूँ, सीधा उतार लिया। तो देखो स्टेप 2 कौन सा है हमारे पास, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेप सेकंड डालेंगे हेडिंग, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक
ठीक है, तो पहला करते हैं हम फ्यूरेन। फ्यूरेन, ये है हमारे पास फ्यूरेन। थोड़ा छोटा बनाऊंगी क्योंकि मुझे तीनों की स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ करनी है। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाइरोल है, फ्यूरेन नहीं, पाइरोल है। ठीक है, यहाँ पे पाइरोल डाली है, पाइरोल ले लिया हमने। तो इसकी क्या करवानी है हमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये करवानी है। अभी देखो ये रिंग क्या आएगी हमारी, सॉरी ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैक करेगा। मैंने क्या बोला है, जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सेकंड पोजीशन पे होती है, मैंने बताया हुआ है। इसका रीजन मैं आपको ओरिएंटेशन में बताऊंगी। ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सेकंड पोजीशन पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, एक H, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है। उसके बाद इसमें क्या होगा, रेजोनेंस चलेगा, बॉन्ड क्या आएगा हमारे पास, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, देखो ये जो लोन पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स अवेलेबल हैं वो क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, आगे की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, इस तरीके से, H यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर। ये है हमारी पहली स्ट्रक्चर, इसको डालिए सेकंड स्ट्रक्चर, इसको डालेंगे थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये थी हमारे पास पाइरोल। अब लेंगे हम फ्यूरेन। बस फ्यूरेन भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे लोन पेयर्स, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, साथ साथ में करते जाइए। अगर आप कर रहे हैं अपनी नोटबुक में साथ साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करिए तो अभी स्टार्ट करिए। जैसे जैसे मैं इसके बना रही हूँ, रेजोनेंस कर रही हूँ, वैसे वैसे आप भी करें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में, अगर देखो आप हैंड से करोगे तो आपको याद रहेगा, अगर आप सिर्फ देख लोगे उस चीज़ को तो वो याद नहीं रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, यहाँ पे आपको क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बस वैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, आई होप मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे कि ये वाला इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से, H यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट होंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे ये, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक तो ये बन गई, ये भी हमारे थर्ड है, थर्ड स्ट्रक्चर, पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, उसके बाद डालेंगे थायोफियन। थायोफियन डालो, यहाँ पे सल्फर। ठीक है, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रोफाइल करवाओगे अटैक, तो मैं यहाँ पे सारी नहीं करूँगी, अभी सारी नहीं बनाऊंगी मैं। ठीक है, मैं सीधा करूँगी, एक आप खुद से बनाएंगे आप। ठीक है, यहाँ से आप खुद से बनाएंगे। लास्ट वाली जो थर्ड वाली जो मुझे चाहिए आपको समझाने के लिए वो बना देती हूँ। सिर्फ सल्फर, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो यहाँ पे क्या बन गया, थर्ड स्ट्रक्चर ये रही, थर्ड इसकी और थर्ड थायोफिन की ये रही। अब देखो यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर उसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं या इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, वो तभी देगा या फिर तभी लेगा जब वो खुद स्टेबल हो। अब ऐसे तो नहीं है कि कोई भी अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो क्यों निकालेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है, वो हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, या फिर अगर मान लो अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिए और कहीं पे जाके वो अनस्टेबल हो रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी को कोई ना कोई पूरा करने वाला वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा। समझ में आई। ऐसा ही सेम जो केस है वो इसमें है। कैसे, अभी देखो यहाँ पे क्या बना है हमारे पास, ये कार्बो, यहाँ पे क्या बन गया, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ये एक इंटरमीडिएट बना है, ये एक इंटरमीडिएट बना है, ये एक इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, अभी देखो जो अभी मैं यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो डिपेंड किस पे करता है, जो आपके पास ये इंटरमीडिएट बना है, ये जो थर्ड स्ट्रक्चर बनी है, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि ये जो इंटरमीडिएट बना है इनकी स्टेबिलिटी कितनी है।
ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया, ये स्ट्रक्चर इतनी बनाई है, ये बनाने के बाद हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाता है। अगर उस इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, अगर उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, तभी हमारे पास जो उसका रेट है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आई? हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, हम रेट डिस्कस कर रहे हैं कि कितना ज्यादा कौन फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है। देखो सब करवाते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेट, कि यहाँ पे फास्ट कौन करवाता है। ठीक है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे कंपेयर करनी है। तो कंपेयर करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारा इंटरमीडिएट बना होता है उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों में ये इंटरमीडिएट बने हैं, तो तीनों में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बने हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या है। अब देखो जो नाइट्रोजन, यहाँ पे जो एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी चेक करेंगे। जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना ज्यादा इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल होगा, उतना ही हमारे पास जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो क्या होगा, फास्ट। ठीक है, इतनी बात। अभी देखो हमारे पास जो नाइट्रोजन है ये क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन क्या है हमारे पास, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बियर कर पाता है, अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सह पाता है। ठीक है, इतनी बात। जो नाइट्रोजन है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज सह पाता है, क्यों, क्योंकि ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास जो ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट होगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमारा नाइट्रोजन के ऊपर आया है और नाइट्रोजन हमारा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बियर कर पाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर ये बियर कर पाएगा, खुद के ऊपर सह पाएगा, तो हमारे पास ये स्टेबल, हमारे पास क्या बन गया, स्टेबल इंटरमीडिएट। क्या बन गया, स्टेबल इंटरमीडिएट। अगर ये स्टेबल इंटरमीडिएट है तो ये क्या करवा पाएगा, ये क्या करवा पाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो इसका रेट होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर सहन नहीं कर पाएगा तो ये फटाफट से ये क्या करेगा, फटाफट से पॉजिटिव चार्ज हटाने को करेगा, या तो किसी से कुछ लेगा या फिर ये बॉन्ड ही अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो ये हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, वापस से ये बॉन्ड ले लेगा और शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ। ठीक है, लेकिन ये स्टेबल होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पॉजिटिव चार्ज सह पाता है। ठीक है, सह पाएगा, तो इसलिए हमारे पास जो ये रेट है इसका, यानी ये जो स्टेबल इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हमारा होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, लेकिन अगर हम इसमें कंपैरिजन करें कि जो पायरोल है उसका रेट क्या होता है हमारा फ्यूरेन से ज्यादा, ये तो हमने बात कर ली। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे पास जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण भी इसका जो रेट है वो कम होता है इन दोनों से। क्यों, क्योंकि देखो इसका रीजन ये है क्योंकि जो s का ऑर्बिटल क्या होता है 3p ऑर्बिटल और कार्बन का ऑर्बिटल क्या होता है 2p ऑर्बिटल। ठीक है, जो सल्फर का 3p ऑर्बिटल है और कार्बन का 2p ऑर्बिटल है वो अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाता, वो अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे पास जो ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है थायोफिन के केस में ये क्या है, स्टेबल नहीं होता। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये इसमें नहीं रहेगा, ये आगे कुछ और रिएक्शन कर जाएगा, तो ये स्टेबल नहीं होगा, तो इसका रेट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इतनी बात। लेकिन अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का रेट सबसे कम होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि बेंजीन रिंग जो हमारी है उसमें कोई भी हेटेरो एटम एज इट इज प्रेजेंट नहीं होता। इसमें तो हेटेरो एटम्स हैं, ठीक है, लेकिन बेंजीन रिंग पे सब में क्या होते हैं, कार्बन 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 होते हैं। तो उसको देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर ही घूमता रहता है। ठीक है, अगर उसकी रेजोनेंस देखें वो कार्बन के ऊपर ही इधर उधर इधर घूमता रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए कोई भी हेटेरो एटम एज इट इज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेंजीन रिंग का वो सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा पायरोल में, उससे कम फ्यूरान, सबसे कम बेंजीन और ये थायोफिन। ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारा चलेगा रेट।
ठीक है। तो ये जो आपका रीजन है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीजें मैंने आपको बोली है वो अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी चीजें मैंने बोली है ये रेजोनेंस बना लीजिएगा, उसके बाद जो भी चीजें बोली वो अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा और ये ऑर्डर देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात ये उतारिए अपनी नोटबुक पे। हम करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मुझे आपको ये बताना था कि जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सेकंड पोजीशन पे ही क्यों होती है, थर्ड पोजीशन पे क्यों नहीं होती, ठीक है। इसका रीजन ये है, देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम थर्ड पोजीशन पे करवाएं, अगर हम थर्ड पोजीशन पे करवा दें, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अगर थर्ड पोजीशन पे अटैक कर जाए 1 2 3 पोजीशन पे अटैक करे, तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है वो सिर्फ दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज्ड होता है, एक तो ये और एक ये वाला, ठीक है। वो क्या होता है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज्ड होता है। लेकिन अगर हम जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम सेकंड पोजीशन पे करवाएं तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबल होगा, ठीक है। इतनी बात, तो इसलिए सिर्फ इसका रीजन यही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक जो हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, जब हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सेकंड पोजीशन पे करवाते हैं तो वहां पे जो इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट वो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है वो सेकंड पोजीशन पे होता है, ना कि थर्ड पोजीशन पे। समझ में आई इतनी बात? इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट पोजीशन 2 इज मोर स्टेबल एंड हेंस मोर इजीली formed than the resulting from electrophilic attack at position 3, ठीक है। इतनी बात, तो इसलिए हमारा जो अटैक है इलेक्ट्रोफाइल का कहाँ पे होता है, सेकंड पोजीशन पे, ना कि थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। इतनी बात, तो देखो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, हो गया इतना। देखो यहाँ पे हमने काफी कुछ पढ़ा है, थायोफेन के बारे में मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है और मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इतनी बात, तो यहाँ पे आज की वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो को सारी देख लेना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि थायोफेन क्या होते हैं, मैकेनिज्म ओरिएंटेशन क्या है, रीजन क्या है इनका, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पोजीशन पे क्या रीजन है बेसिकली, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लेना। देखो ये फोर्थ वीडियो थी हमारी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स और ये फोर्थ पार्ट, ये सारे देख लेना, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।